વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો? આજે આપણે હિન્દીનું 12મું પ્રકરણ રાની गद्य विषे सीखीશું। रानी गद्य के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नियों में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र जीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षेण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है, तब पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचानी गई। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि उनकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी जिनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। इन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत रानी गद्य संस्मरण है। प्रस्तुत गद्य संस्मरण एक घोड़ी का है जिसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उनसे बहुत प्यार था। लेखिका के साथ रानी के साथ साथ निक्की और रोजी भी है, वह उन्हें कभी नहीं भूली। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जाति के संबंध में, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। ज्ञानवर्धन करना यानी जानकारी देना अथवा तो ज्ञान बढ़ाना। पर रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का
बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। यहाँ पर जिज्ञासा शब्द है। जिज्ञासा शब्द के लिए शब्द समूह है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों की अधिकता थी। इसके अतिरिक्त लेखिका और उनके भाई बहन अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू यानी सफ़ेद गधों पर बैठकर घूमते हुए देखते थे। रामा ने उसके संबंध में बच्चों को बताया था कि राजा अपराधियों को गधे पर बैठाकर देश निकाल देते थे। लेकिन बच्चों का मानना है कि अंग्रेजों के बच्चे जो सफ़ेद गधों पर बैठकर घूमते हैं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता है। उसके प्रसन्न देखकर विश्वास नहीं होता था कि उन्हें दंड मिला है। लेकिन रामा ने बताया कि उसे भी विलायत से गधे पर बैठाकर दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ कोई साधन, कोई वाहन नहीं था। इसी कारण गधे पर बैठाकर ही देश में से निकाल दिया जाता था। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। स्मृति पत्र यानी याद दिलाना। एक दिन लेखिका और उनके भाई बहन ने पिताजी को मौखिक रूप से याद दिलाया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। हमें भी घोड़ा चाहिए। अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो वह अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। बाबूजी ने हमें पूछा कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तो रामा के कहने के अनुसार सफ़ेद टट्टू पर जो अपराधी होता है वह बैठता है, उसे दंड दिया जाता है, गधे पर बैठाकर देश निकाल दिया जाता है। यह बात बच्चों के मन में थी। उन्होंने बाबूजी को बता दिया कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर बैठाकर तो सजा दी जाती है। अगुआ होना यानी आगे होना। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़ा बांधने के लिए नहीं बनाया गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। साइस यानी घोड़े की देखभाल करने वाला। आपको 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़े की रखवाली करने वाले साइस का नाम क्या था? तो घोड़े की रखवाली करने वाले साइस का नाम था छुट्टन। बच्चों के कहने पर पिताजी ने एक चॉकलेटी रंग का टट्टू खरीदा। उसे बांधने के लिए
पश्चिम वाले बरामदे में उसे बांध दिया गया। बरामदा घोड़ा बांधने के लिए तो नहीं था, इसीलिए उसमें दरवाज़ा भी नहीं था। लेकिन उस चॉकलेटी रंग के टट्टू को बांधने के लिए दीवार में एक दरवाज़ा लगाया गया। उसकी मालिश करने, खाने पीने तथा घूमने के लिए, उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइस भी रखा गया, यानी घोड़े की देखभाल करने के लिए एक नौकर भी रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। कान खींचना यानी सजा करना। कान खींचना, सजा करना अथवा तो चेतावनी देना। हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिसमें से हम रोजी तथा निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ज्ञात होना मुहावरे का अर्थ है पता चलना अथवा तो जानना। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। बच्चों के कहने पर पिताजी ने चॉकलेटी रंग का टट्टू लाकर बरामदे में बांध दिया। बच्चों को बता दिया गया कि यह टट्टू उसकी सवारी के लिए आया है। फिर भी बच्चे उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। वे उससे 4-5 दिन तक दूर ही रहे। रामा को नौकर कहा नहीं जा सकता। बच्चों ने सोचा कि इस छोटे टट्टू के आने से बरामदे में दरवाज़ा रखा गया, उसकी रखवाली के लिए एक नौकर भी रखा गया, जबकि निजी और रोजी के लिए हमारे लिए कोई नौकर नहीं। इससे यह सोचकर बच्चे उस छोटे टट्टू से नाराज होकर घूमते रहे। लेकिन जब रामा से उसका नाम जानने को मिला कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है, तब बच्चे सोचने लगे कि ताजरानी यानी ताजमहल की रानी। ताजमहल का चित्र तो उसने देखा था। रामा और कल्लू को माँ को सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा यानी कथा कहानी सुनते सुनते बच्चे रानी के प्रति बड़े सदैव हो गए। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि रामा ने घोड़ी का नाम क्या बताया। रामा ने बच्चों को बताया कि उस घोड़ी का नाम ताजरानी है, तो उसके सामने ताजमहल का चित्र खड़ा हो गया। माँ कल्लू की कहानियों सुनी थी, उसके अनुसार
रानी के सुख दुख की कथा सुनते सुनते वह यह टट्टू के प्रति भी सहृदय हो गए। उन्हें यह छोटे टट्टू के प्रति दया की भावना जागृत हुई, क्योंकि वे सोचने लगे कि ताजमहल की रानी होकर भी उसे निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही उनकी जो रानी के प्रति जो ईर्ष्या थी, रोष थी, वह करुणा से पिघल गया और वे उसे अधिक आराम देने का उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी जैसी है। आँखों में वसी जैसी यानी आँखों में बस जाना। आँखों में बस जाना यानी याद रह जाना। आँखों में बस जाना, याद रह जाना। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। दृष्टि फिसल जाना यानी किसी चीज़ का बहुत चिकना या चमकदार होना। रानी का चॉकलेटी रंग भी इतना चमकदार था कि मानो ऐसा लगता था कि उसे देखते ही दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुस्सा। अयाल शब्द, अयाल यानी घोड़े की, अयाल यानी घोड़े के गर्दन के ऊपर के बाल। शब्द समूह के लिए एक शब्द, घोड़े के गर्दन के ऊपर के बाल अथवा तो घोड़े के गर्दन के बाल यानी अयाल। बड़ी काली स्वच्छ आँखें, पारदर्शी जैसी आँखें, लाल नथुने, नथुना यानी नाक, जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक थी। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। मोरछल शब्द के लिए शब्द समूह, मोर की पूंछ से बना हुआ झाड़ू। मोर की पूंछ से बना हुआ झाड़ू। यहाँ पर पारदर्शी शब्द है। पारदर्शी के लिए शब्द समूह जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। અને मोरछल, मोर की पूंछ से बना हुआ झाड़ू। क्षत विक्षत होना यानी घायल होना। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो यहाँ रानी के सौंदर्य का वर्णन किया है। रानी इतनी सुंदर थी कि आज भी उसकी छवि लेखिका के मन पर छाई हुई थी। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसका चमकदार रंग दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता अयाल, पारदर्शी आँखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोर सलछी पूँछ तथा उसका सुडौल मजबूत शरीर सब कुछ आकर्षक था। आज भी लेखिका के स्मृति पट पर रानी की छवि प्रत्यक्ष हो जाती है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते।
रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अस्तबल शब्द घोड़े को रखने की जगह अथवा तो घोड़े की रखने का स्थान यानी अस्तबल। बच्चे बार बार सोचते थे कि रानी छोटी क्यों न हुई। अगर रोजी और निक्की के समान छोटी होती तो उसे भी हम अपने कमरे में रख लेते, अपने कमरे में उसे ले जाकर उसके साथ खेलते रहते। लेकिन रानी का शरीर बड़ा था, उसे अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उसे बांधने के लिए जो बरामदा बनाया है वहाँ पर ही बच्चे अपने खिलौने लेकर खेलने के लिए आ जाते थे। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। तो घोड़े के बांधने की जगह जो थी वहाँ पर एक खुली अलमारी यानी बिना ढक्कन का कबाट जो था, वहाँ पर बच्चे अपने खिलौने ले जाकर रख देते थे और वहाँ पर ही खेलते रहते थे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर, उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। बच्चे रानी के प्रति सहृदय हो गए, वह उन्हें बहुत प्यार करने लगे। उनके गर्दन में जो अयाल का हुस्सा था, उस अयाल में फूल खोस कर बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर उन्होंने रानी से ऐसी मित्रता प्राप्त कर ली कि जब बच्चे उसके पास नहीं जाते तो रानी पैर पटकने लगती और हिनहिनाने लगती, मानो वह हिनहिना कर बच्चों को अपने पास बुला रही हो। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। जीन शब्द का अर्थ जीन यानी घोड़े पर बैठने के लिए बनाया गया चमड़े का साधन, चमड़े की चीज जिस पर बैठकर घोड़े पर बैठने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो लेखिका और उसकी बहन के लिए एक छोटी झीन जो सामान्य थी, लेकिन भाई के लिए चमड़े के बड़े घेरे वाली झीन बनवाई गई, जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। आरूढ़ होना यानी सवार होना, और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। तो कुछ दिनों बाद बच्चों के घुड़सवारी का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन बच्चे
अकेले घोड़ी पर सवारी नहीं कर सकते थे। उसके साथ छुट्टन भी दौड़ता हुआ घूमता था। सुबह भाई बहन घूमते थे। दोपहर के बाद लेखिका को घुमाया जाता था। लेकिन ऐसी सवारी से बच्चों को संतोष नहीं था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना में विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। बच्चों को छुट्टन साथ में दौड़ता हुआ घुड़सवारी कराते थे। वह पसंद नहीं था, उसे संतोष नहीं था। एक दिन दोपहर को सबके सो जाने के बाद वे रानी को खोलकर बाहर ले आए। चबूतरे पर खड़े होकर वे बारी बारी से रानी की नंगी पीठ पर सवारी करने लगे। रानी भी उसे अपनी दुल की चाल से प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि बालकों में चेतना का अभाव था। वह सामान्य जानकारी रखते थे। उसके लिए तो पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के ही थे। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। सिंहासन शब्द के लिए शब्द समूह सिंह की आकृति वाला आसन, सिंहासन। सिंह की आकृति वाला आसन, सिंहासन। निक्की और रोजी भी बच्चों के साथ साथ रानी के साथ खेलने जाते थे। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी अपनी इच्छा अनुसार रानी की गर्दन पर उछलकर चढ़ती थी और नीचे कूदती थी। बच्चे सब रानी की पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो वह मयूरासन पर बैठे हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति ऊपर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उस पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। प्रतिमा यानी मूर्ति। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़े रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गई। आंसू आ जाना यानी रो देना। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे।
सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेरमुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलाई की तरह पहना आया। एक बार बच्चे रानी की नंगी पीठ पर घूम रहे थे। तभी लेखिका के छोटे भाई ने रानी को के पैर में पतली संटी मार दी। संटी यानी सोटी। चोट लगने की तो संभावना नहीं थी, परंतु न जाने इससे रानी का स्वाभिमान आहत हो गया या फिर कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह अत्यंत तेज गति से भागने लगी। लेखिका अपने आप को संभाल नहीं सकी। उन्होंने अपने आप को उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित ही था। गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। अतीत शब्द का समानार्थी भूतकाल और अतीत शब्द का विरुद्धार्थी वर्तमान। वह स्थिर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह पश्चाताप कर रही हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़कर वहां आ पहुंचे, लेकिन लेखिका को बहुत दिनों तक बिछाने पर पड़े रहना पड़ा, आराम करना पड़ा। स्वस्थ होकर जब वे रानी के पास गए तो रानी इतनी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से और हिनहिना कर उन्हें हिनहिनाने लगी कि लेखिका की आंखों में आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने भाई के लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः सभी बच्चे कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। भाई भी छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से कड़े रानी के कानों में पहना कर आ गया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की, तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। हृदय में स्थान पाना यानी प्रिय हो जाना। बच्चे खेल में व्यस्त हो गए, कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय जब माँ ने भाई के कड़े रहित हाथ देखे, तब पूछताछ की और कड़ों की खोज आरंभ हुई। रानी अपने कानों को खोदती थी और हिनहिनाती थी। जब बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया तो बाबूजी ने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहाँ पर किसी ने गड्ढा खोदकर कड़े गाड़ दिए थे। किसी को दंड नहीं मिला, लेकिन रानी के कारण ही यह सोने के कड़े वापस मिले। इसलिए रानी सारे घर के सदस्यों के हृदय में स्थान पा गई, सभी के लिए प्रिय हो गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था, यह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय होकर घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। सिर हिलाना यानी स्वीकृति देना। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं।
भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न ही प्रस्ताव। एक घटना आज भी याद है। एक सवेरे उठने पर बच्चे जब रानी के पास गए तो उसके पास एक छोटे से घोड़े बच्चे को दिखा। बच्चों ने रामा को पूछ कर इतना थका दिया कि रामा ने निरुपाय होकर बच्चों को बताया कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। तो भाई ने पूछा, और भी है? रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया, यानी हाँ कहा। तो बच्चे विस्मित हो गए, क्रोधित भी हो गए कि ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और बच्चों को पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाले रानी का दाना चारा खाकर स्वयं पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक बच्चा घोड़ा निकाल ले। हम छोटे भाई बहन यह छोटे घोड़े पर सवारी करेंगे और रानी लेखिका की सेवा में रहेगी। प्रस्ताव सभी को उचित लगा, लेकिन जब एक दिन भाई कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब लेखिका ने बताया कि हम उसका पेट सिएंगे कैसे, क्योंकि माँ की महीन सी सुई यानी छोटी सी सुई से रानी का पेट सीना संभव नहीं है। टाट सीने का बड़ा सूजा यानी सोया रामा की कोठरी में रहता है, वह हमारी पहुँच से बाहर है। कुछ दिनों के उपरांत रानी का अश्व शिशु दौड़ने लगा, तो उसे देखकर सभी बच्चे प्रसन्न हो गए। उसे अपना क्रोध याद नहीं रहा और ना ही रानी का पेट काटकर एक अश्व शिशु और भी पाने का प्रस्ताव याद रहा। इस प्रकार महादेवी के मानस पट पर आज भी रानी का चित्र अंकित है। अब हम इस गद्य के स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? तो रानी रेखाचित्र साहित्यिक विद्या है। लेखिका ने रानी के अलावा कौन कौन से चरित्र लिए हैं? लेखिका ने रानी के अलावा रोजी यानी कुत्ती और निक्की यानी नेवला के चरित्र लिए हैं। लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी है? लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है, वैसा अपने पास नहीं होना अन्याय की बात है। 3-4 वाक्य में उत्तर दीजिए। रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए बच्चे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे और वे रानी को बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। इस प्रकार रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाने लगे। रानी के पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई? क्यों?
रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई? तो एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी। उसी समय उनके छोटे भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों में मार दी। इससे रानी बहुत तेज गति से भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर गई। शब्द समूह के लिए एक शब्द। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धन। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धन। बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ। बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ यानी बाल सहज प्रवृत्तियाँ। बाल सहज प्रवृत्तियाँ। अगर घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी यानी घुड़सवारी। घोड़े की पीठ पर घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी घुड़सवारी। विरुद्धार्थी शब्द अपराधी, निरपराधी। प्रसन्नता यानी निराशा। दंड शब्द का विरोधी पुरस्कार। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले प्रश्न में दूसरा और तीसरा प्रश्न लिखना है। दूसरे प्रश्न में दूसरा प्रश्न, रानी के पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई? शब्द समूह और विरुद्धार्थी शब्द आपको नोटबुक में लिखना होगा। यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।